Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 7 conservation of plants and animals part 1. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. Let's start. Conservation of plants and animal part 1. Conservation means what? What do you mean by conservation? Conservation means किसी का चीज़ का संरक्षण करना, यानी कि उसको मेंटेन करना. उसका अगर कुछ लॉस हो रहा है तो पहले उस लॉस को रोकना और फिर उसका जो कितना लॉस हुआ है उसको मेंटेन करना, उसका भरपाई करना. तो फिर यही है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है. तो फिर संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. धीरे धीरे हमारे विश्व से पहले जितना स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स थे धीरे धीरे वो विलुप्त हो रहे हैं और हमारे बहुत सारे यूजफुल मेडिसिनल प्लांट्स आज नहीं है इस धरा पर. तो फिर इसका हम कैसे रक्षणावेक्षण करें. तो लेट्स स्टार्ट. वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहली एंड भुजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड टिबू. हमने देखा था क्लास 7 पे कि पहली और भुजो प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ फॉरेस्ट गए. तो दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स. और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत उत्सुक थे. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some others had heard about Kaziranga National Park, Lakchao Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserves. इसी सारे जगह डिफरेंट स्टूडेंट्स ने गए थे और वो सब अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. तो भरतपुर सेंचुरी जैसे हमको पता है ये तो उत्तर भारत में है, यूपी में है, बहुत अच्छी जगह, हम भी देखे हैं. तो डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. डिफोरेस्टेशन क्या है और उसके कारण क्या है. ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. हमारे इस अर्थ पे बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. वो हमारी मानव समाज के लिए की अच्छाई के लिए कि बहुत एसेंशियल है ताकि ये मानव समाज रह पाए, सर्वाइव कर पाए. टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफोरेस्टेशन. आजकल इन लोगों की लुप्त होने का बहुत से चांसेस इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. तो ये डिफोरेस्टेशन क्या है. वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस. तो डिफोरेस्टेशन का मतलब है जो हमारे फॉरेस्ट है, डिफोरेस्टेशन आया है फॉरेस्ट से, ये निकला है फॉरेस्ट से डीफॉरेस्ट और इसी प्रक्रिया को डीफॉरेस्ट करना डिफोरेस्टेशन मतलब क्लियरिंग द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. कैसे? उसको अलग अलग काम में यूज किया जा रहा है. मुख्यतः उसका 3 कजेस है जो हम नीचे पढ़ेंगे. तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है और उसी लैंड को अदर पर्पजेस के लिए यूज किया जा रहा है. मेनली इसके लिए 3 कजेज है. क्या कजेज है कि प्रोक्योरिंग नंबर 1 प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए लैंड प्राप्त करने के लिए वहाँ की जो रहते हैं वो सब फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. जो हमारी फैक्ट्री मालिक वगैरह अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए और बिल्डिंग और हाउसेस, कॉलोनी, फैक्ट्री में काम करने वाले सब मजदूरों के लिए कॉलोनी, ऑफिसेस वो सब बनेगा. और फिर हाउसेस, जब किसी शहर बढ़ता है तो फिर फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वो और भी ज़्यादा कॉलोनीज और हाउसेस बनाता है. और थर्ड कारण है कि मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. तो ये आप सब जानते हैं कि हमारे फर्नीचर के लिए वुड की ज़रूरत है और फिर फ्यूल के लिए भी वुड की ज़रूरत है. इसके लिए भी कभी कभी फॉरेस्ट से पौधे, प्लांट्स काटा जाता है. तो सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्राउट्स. तो ये तो गया हमारी मैन मेड, जो कि मैन के द्वारा हो रहा है, मैन की एक्टिविटीज से डिफोरेस्टेशन हो रहा है. कुछ कारण ऐसे हैं जो कि नेचुरल है, जैसे फॉरेस्ट फायर लग जाने से या फिर सीवियर बहुत अगर सूखा पड़ गया, पानी बारिश नहीं हुआ तो फिर इसी कारण भी डिफोरेस्टेशन हो जाता है. 7.2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. तो फिर इसका कारण तो हमें पता चल गया. अब देखते हैं कि इस डिफोरेस्टेशन से हमारे क्या क्या लॉस होता है. कुछ लाभ तो नहीं होता, उसका बहुत सारे लॉस होता है. जैसे 9 लॉस
9 लॉस होता है। आइए डिस्कस करते हैं एक के बाद एक क्या क्या हमारे लॉसेस होते हैं। तो पहले भूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस। नंबर 1, डिफोरेस्टेशन से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। और क्या बढ़ता है? नंबर 2, पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ठीक है, इसे 9 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए कि डिफोरेस्टेशन के कारण हमारे क्या क्या लॉसेस होता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, और इसी से इट थर्ड पॉइंट है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फोर्थ पॉइंट है, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। तो ग्राउंड, क्योंकि पौधा कट जाएगा, उसका रूट्स जो है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रहता है, तो ग्राउंड वाटर का लेवल ऊंचा रहता है। जब पौधा ही नहीं रहेगा, प्लांट्स ही नहीं रहेगा, तो वो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है और इट गेट्स लोअर्ड। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द फिफ्थ पॉइंट है, डिफोरेस्टेशन से बैलेंस इन नेचर बिगड़ जाता है। तो दे वेर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद, एंड इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, अगर ऐसे ही जैसे अब हो रहा है ऐसे ही अगर ये कंटिन्यू किया और इसको नहीं रोका गया तो आगे और क्या क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा। और 7th नंबर पॉइंट, फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें भी बहुत कमी आ जाएगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as, और इसका consequences होगा जब फर्टिलिटी, रेनफॉल नहीं होगा या फिर फर्टिलिटी नहीं रहेगा तो फिर ड्रॉट्स आ जाएगा, हमारी सूखा पड़ जाएगा हमारी ज़मीन, या फिर फ्लड भी हो सकता है। तो फिर ये सारे 9 कारण है डिफोरेस्टेशन का। तो अगर डिफोरेस्टेशन को नहीं रोका गया तो इसके लिए तैयार रहिए। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए, तो इसके फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका खाना बनाने के लिए वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। अगर कम ट्रीज रहेंगे, फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो हीट को पकड़े हुए रहता है। इट ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, तो वो रखा हुआ रहता है, इसी से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, हमारे पृथ्वी का ही टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑन द अर्थ एंड डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड may रिड्यूस रेनफॉल। तो इसी से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और रेनफॉल भी बहुत कम हो जाता है और दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। इसी से हमारे ड्रेनेज आ जाता है और बारिश कम हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो फिर अब आपको पता चला डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज व्हिच लीड्स टू द चेंज ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफोरेस्टेशन से सॉइल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। सॉइल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे चेंज होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। उसका प्लांटेशन और वेजिटेशन से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अफेक्टेड होता है, यानी कि अच्छा होता है। और अगर नहीं होता है प्लांटेशन तो फिर ये बिगड़ जाता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। आप याद कीजिए क्लास 7th में हमने पढ़ा था, क्योंकि ट्रीज होते हैं तो उसका रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़े हुए रखता है, इसीलिए सॉइल इरोजन नहीं होता है। अगर फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट्स इन मोर सॉइल इरोशन, अगर प्लांट ही कम रहेंगी तो फिर सॉइल इरोशन बढ़ जाएगा। रिमूवल ऑफ द टॉप्स, अगर सॉइल को पकड़ने वाला कोई नहीं है तो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। तो ऊपर वाला जो टॉप सॉइल है जो कि बहुत फर्टाइल है और जिसमें ह्यूमस होता है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ने वाला ट्री का जड़ और नहीं रहा। और वो टॉप सॉइल अगर निकल जाएगा
तो उसका नीचे जो सॉइल है उसका हार्ड और रॉकी लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि फर्टाइल नहीं है। तो दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, वो जो लोअर सॉइल है उसका ह्यूमस बहुत कम है, एंड इज लेस फर्टाइल, और वो ज़्यादा उर्वर भी नहीं है। तो ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ऐसे होता है। तो फिर जो सॉइल फर्टाइल नहीं है वो अब ऊपर में आ गया, तो इसमें अच्छा कुछ भी नहीं पौधा होने वाला, और धीरे धीरे ये डेजर्ट बन जाएगा। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ऐसे ही डेजर्ट बन जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। टॉप सॉइल जो कि फर्टाइल लैंड है उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छा है, उसी से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड लेवल बढ़ जाता है, पर वो नहीं रहता, तो फिर ये इनफिल्ट्रेशन रेट कम पड़ जाता है। सो देयर आर फ्लड्स, तो फिर पानी नीचे एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्राउंड लेवल तक नहीं जाएगा, तो ऊपर ऊपर ही पानी सारे बह जाएगा और फ्लड हो जाएगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट है, टेक्सचर है, वो सब भी चेंज हो जाता है। तो हमने देखा डिफॉरेस्टेशन से हमारे इतने सारे बदलाव आ जाते हैं जिससे हमें बहुत लॉस होता है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने देखा कि फॉरेस्ट से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। क्लास 7 पे हमने पढ़ा था, जैसे हमारे गम, मेडिसिन और वुड, ये सब फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। लेट्स दिस प्रोडक्ट्स विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो आप याद कीजिए हमको ट्रीज से, प्लांट से, फॉरेस्ट से क्या क्या लाभ मिलता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोकेंगे तो क्या ये सारे लाभ उठा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक्टिविटी 7.2 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का हम कंजर्वेशन कैसे करें? हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड भूजो आर ओरिड। ये सब जान के पहली और भूजो पूरा ओरिड हो गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। सर कैसे ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेव किया जाएगा, वो सब पूछने चले। तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ which living organisms exist और which supports life। तो अर्थ का उसी पार्ट का नाम बायोस्फीयर है जहाँ पर जीव जगत संभव है। तो कहाँ पर जीव जगत संभव है? और जहाँ एक लाइफ सपोर्टिंग ऑल द फीचर्स है। तो फिर जहाँ एयर है, मॉइस्चर है, वाटर है, तो फिर उसी जगह ही हमारे लाइफ संभव है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी, शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, वो क्या है कि हमारे अर्थ में बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। कोई जल में, स्थल में, लैंड में, वाटर में, एयर में। तो फिर इन सभी के बीच जो इंटर रिलेशनशिप रहता है, एक दूसरे के सब मिल बांट कर चलते हैं, और देयर रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट, सिर्फ आपस में वो मिलकर चलते हैं ऐसा नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट के साथ, परिवेश के साथ, इस मिट्टी, पानी, पौधे, उन सभी के साथ वो जो तालमेल बना के चलते हैं उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। Professor Ahmad organizes a visit to a biosphere reserve for पहली भूजो and their classmates। ऐसे ही एक जगह को प्रोफेसर अहमद अपनी भूजो पहली सभी को ले चले। He selects a place named पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऐसे ही एक जगह है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and so to those belonging to the lower Western Ghats। तो ये पचमरी बायोस्फीयर में जो प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं उनका बहुत से सिमिलैरिटीज़ रहता है हिमालयन पीक में, यानी कि हिमालय की चोटी में जो जो प्लांट्स एनिमल्स दिखते हैं उन्हीं के साथ। और कहाँ पर? वेस्टर्न घाट जो
हमारी है वेस्टर्न घाट की लोअर पार्ट में, लोअर वेस्टर्न घाट में, और ये सारे प्लांट्स और जीव जंतुएं देखने को मिलते हैं। तो फिर ये बहुत अच्छी जगह है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। प्रोफेसर उनके विषय यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ये सारे जो मतलब जल, स्थल, लैंड, वाटर और सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये पूरा अनोखे हैं, यानी कि और कहीं ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता। ही रिक्वेस्ट्स माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉई, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी एक फॉरेस्ट का एम्प्लॉई है, उनको सारी जानकारी रखता है पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट के बारे में। उनको कहा, बोले कि चलिए हमारी चिल्ड्रन को ये सब अच्छी तरह समझा दीजिए। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ दोज बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। उन्होंने कहा ये सबको बचाए रखना हमारे ये, क्योंकि ये बायोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारा एक नेशनल धरोहर है। Madhav ji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forests and animals. तो फिर माधव जी ने ये कहा कि हमारी पर्सनल एफर्ट के और सोसाइटी का एफर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसी भी उसका बहुत टेक केयर कर रहे हैं। तो फिर आइए देखते हैं ये बॉक्स में क्या बोला है। To protect our flora and fauna and their habitat, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. तो फिर हमारा फ्लोरा और फाउना और इसका हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया गया है, और ये विभिन्न उसका अलग अलग नाम है उसके क्वालिटी के हिसाब से, जैसे सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या क्या रिजर्व किया जाता है, हैव बीन प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, ये सारी चीज़ वहाँ प्रोहिबिटेड है। तो फिर ये सारे एरिया में, इस प्रोटेक्टेड एरियाज में आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, नया प्लांट नहीं लगा सकते, या फिर आप क्रॉप नहीं उगा सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, ट्रीज नहीं काट सकते, हंटिंग, पोचिंग सब प्रोहिबिटेड है। तो फिर सेंचुरी क्या है? इट इज़ द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको किसी भी प्रकार का आप डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएंगे, ना तो उनकी घर बार, हैबिटेट मतलब क्या, उनके रहने की जगह, उनके होम, नेचुरल होम, उसको कहते हैं हैबिटेट। तो फिर उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो नेशनल पार्क क्या है? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। उसी जगह जहाँ पर सारे वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुआं तो फिर फ्रीली अपना हैबिटेट मतलब रहने का जगह और नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे। कोई भी उनको रोक नहीं सकता कि अरे ज़्यादा मत खाओ, वहाँ मत रह लो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता, या फिर उनको मार भी नहीं सकता। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। ये तो बहुत सारे थिंग्स इंक्लूड करते हैं, जैसे ये बहुत लार्ज एरिया और प्रोटेक्टेड लैंड है जहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ तो कंजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ को तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जैसे प्लांट और एनिमल हुआ, एनिमल रिसोर्सेज यानी कि आप टाइगर की चमड़ी के लिए या फिर मृगनाभी कस्तूरी पाने के लिए आप नहीं ले सकते वहाँ से, और साथ साथ वहाँ के जो रहने वाले हैं ट्राइबल लिविंग पीपुल है, उनके ट्रेडिशनल लाइफ को भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो भी ऐसे ही रहेगा। है ना बहुत कमाल की चीज़। तो आइए नेक्स्ट पेज में, द गवर्नमेंट लिस्ट डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज भी बनाए रखे हैं जिसके चलते वो कंजर्व होके सही तरह वो रह पाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो फिर आपको पता चल गया ये सारी प्रोटेक्टेड एरिया में प्लांट्स, एनिमल्स, उनके हैबिटेट सारे बहुत अच्छी तरह रह पाते हैं प्रोटेक्टेड होके। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो फिर ऐसे बहुत सारे हमारे देश भर में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है। बायोस्फीयर रिजर्व
Children along with Professor Ahmad and Madhav ji enter the biosphere reserve area. Madhav ji explains that biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. तो माधव जी ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया बायोस्फीयर रिजर्व क्या है. उसका मतलब है ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए है. तो फिर वहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधे लैंड वाटर कुछ भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा, बस नेचुरली रहेगा. एच यू आर एवर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया. बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो विभिन्न प्रकार के प्लांट एनिमल्स और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो आँखों को नहीं दिखने वाला, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, आपने चैप्टर 2 पे पढ़े हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है. तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? वो डेड एंड डिके एनिमल का डिसइंटीग्रेट करके उसको फिर बैक टू नेचर कर लेते हैं. डेड डिकेइंग एनिमल के ऊपर वो लोग अपना काम करते हैं और उसको नेचर में फिर से घुल मिला देते हैं. तो फिर इन लोग का भी बहुत रोल होता है जो कि हमको पता नहीं चलता. तो इन लोगों का भी कंजर्वेशन जरूरी है. जनरली फाउंड इन द एरिया. द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू, इसी हिसाब से बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें हेल्प करता है मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. उसी एरिया का बायोडाइवर्सिटी और कल्चर मेंटेन होके रहता है. तो फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व्स में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. तो फिर उसमें और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया रहते हैं. द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमरी. तो फिर इसमें एक पार्क होता है सतपुरा, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि बोरी और पचमरी. तो फिर इतने सारे इसमें इंक्लूडेड है. तो फिर ये सब बचाए रखना क्यों ज़रूरी है ये हम भी पढ़ेंगे. लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया. आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी किससे डिस्टर्ब हो रहा है आप उसको लिस्ट कीजिए, क्योंकि जानना जरूरी है, तभी तो हम उसे बचा रख पाएंगे. सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली. कभी कभी हमको पता नहीं चलता, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाता है. List these human activities. How can these be checked? Discuss in your class and write a brief report in your notebook. तो फिर आप ये जरूर करें और अपने एरिया को बचाए रखें. फ्लोरा एंड फाउना. फ्लोरा एंड फाउना मतलब क्या है? फ्लोरा मतलब जनरली जो पेड़ पौधे प्लांट्स हैं और फाउना मतलब जो जीव जंतुआ हैं. As the animals walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. जैसे ही बच्चों ने बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया से जा रहे थे, उनको ये ग्रीन वेल्थ यानी कि जो फॉरेस्ट का ग्रीनरी बहुत अच्छा लगा. अरे ये सबको अच्छा लगता है, इसीलिए तो उसको बचाए रखना है. They are very happy to see tall teak trees and animal inside the forest. उनको ये सारे ऊंचे ऊंचे टिक का ट्रीज देखकर एनिमल देख के बहुत खुश लगा. सडनली पहली फाइंड से रेबिट एंड वांट्स टू कैच इट. पहली की नज़र में एक रेबिट आ गया और वो तो पूरा कूद पड़ा कि चलो चलो पकड़ते हैं. शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. प्रोफेसर अहमद स्टॉप सर. जैसे ही उसने कूदना शुरू किया तो फिर प्रोफेसर अहमद ने कहा अरे बच्चों पकड़ नहीं सकते. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि देखो बच्चों, एनिमल को भी अपना कंफर्टेबली और हैप्पीली तो रहना है. अगर तुम चल फिर रहे हो, तुमको कोई पकड़ ले तो कैसे तुम चिल्लाने लगते हो ना, छोड़ो ना छोड़ो ना. ऐसे ही तो हम भी तो दूसरों को सुख देंगे. We should not disturb them. माधव जी explains that some animals and plants typically belong to a particular area. तो माधव जी ने ये समझाया कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि पर्टिकुलर एक एरिया में ही पाए जाते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दैट एरिया. तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उसको उसी एरिया का फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं. जैसे हमको पता है, हमने पढ़ा था ना, पश्मीना साल के लिए जो पश्मीना वो गोट जो होते हैं वो सिर्फ उसी जगह, हिमालय की उसी जगह ही ऊंचे पर्वतों में ही पाए जाते हैं. तो उनको हम डिस्टर्ब करेंगे तो पश्मीना साल थोड़ी ना हमको मिलेगा. तो फिर आपको ये सारी बातें पता है. साल टीक ठीक है, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं. एक्टिविटी 7.5 एंडेमिक स्पेसीज. Soon the group quietly enters the deep forest.
चिल्ड्रेन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्विरल। जैसे ही वो जा रहे थे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा स्क्विरल है। अरे वो तो बाहर हम छोटे छोटे स्क्विरल देखे हैं, ये बड़ा सा स्क्विरल कहाँ से आ गया? दिस स्क्विरल हैज ए बिग फ्लफी टेल। और उसका टेल तो बहुत मज़ेदार है, वो बहुत फ्लफी है, अभी से पकड़ लें और उसको प्यार करने को मन करता है। पर ऐसा आप नहीं कर सकते। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। अरे ये क्या है? माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जेंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। माधव जी ने कहा अरे ये जो जेंट स्क्विरल है ये सब इसी एरिया में तो पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं एंडेमिक टू दिस एरिया। एंडेमिक मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area। तो सिर्फ उसी एरिया में ही इसी टाइप ऑफ स्क्विरल पाए जाते हैं, तो उसको एंडेमिक स्पेसिस बोलते हैं। पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल जो पाए जाते हैं उसे एंडेमिक टू दैट प्लेस बोल के कहा जाता है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, क्योंकि उसी क्लाइमेट और इसी ऊंचाई वेदर कंडीशन में ही वो पाए जाते हैं। तो फिर दे आर नॉट नेचुरली फाइंड एनीवेयर एल्स, और वो कहीं दिखने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए तो वो सबको कंजर्व करना जरूरी है। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में भी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। ऐसे एक कंट्री के लिए, एक पर्टिकुलर जोन के लिए वो सब एनिमल और प्लांट्स पर्टिकुलर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और अपनी ज्योग्राफी में कि ऑस्ट्रेलिया में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो पृथ्वी की और कहीं नहीं पाए जाते, क्योंकि वो भूखंड जो है, वो लैंड सभी से जुदा होके सेपरेट है समुंदर के बीच, तो फिर उसी का स्पेसिस भी डिफरेंट है अलग से। माधव जी सोच साल एंड वाइल्ड मैंगो एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो फिर ये साल है, मैंगो है, उसी एरिया का ही है। बायसन, इंडियन जेंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। तो फाउना मतलब मैंने कहा था जीव जंतु हैं, और फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स। तो यहाँ का जो फाउना है वो है बायसन, इंडियन जेंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल। ये तो बहुत अनोखा है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। तो फिर increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence। प्रोफेसर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई कि 3 रीजन होता है क्यों वो एंडेमिक स्पेसिस एंडेंजर हो जाते हैं। एंडेंजर मतलब विलुप्त प्राय होने का कारण। ऐसे अनोखा चीज विलुप्त क्यों हो जाते हैं, इसका 3 कारण होता है। फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। वो जैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं उनका वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया जाता है। सेकेंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता चले तो हम जाकर उनको हैबिटेट को, अपने घर के लिए उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करने लगते हैं। और कॉज थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसिस। अगर ऐसा एक स्पेसिस आ जाए जो वो स्क्विरल को खाने लगे तो फिर स्क्विरल बेचारा बचेगा कैसे? तो इसी 3 कारण है कि उनका नेचुरल हैबिटेट और ये एंडेमिक स्पेसिस एंडेंजर हो जाते हैं। एंडेंजर मतलब जो कि विलुप्त होने के ऊपर है। कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.